गब्बर सिंह का टैक्स पूरा करेगा, उसका टिकट होगा। अब मुझे नहीं लगता कि इमरान मसूद साहब उस टैक्स को पूरा कर पाए। तो वहां तो उसका टिकट होता है, इसकी अटैची भारी होती है। मुझे लगता है कि यूसीसी आए ना आए, लेकिन 2024 के अंदर एक वोट बटोरने की एक बहुत बड़ी साजिश है ना। चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया। भाई चोर आए तो कम से कम उसे देखे तो हम कि उसके यूसीसी में कानून में है क्या। अब मैं आपसे जो थोप दूं कि आपका निकाह होने लगे या मेरे साथ फेरे होने लगे तो नाजायज है ना। इश्क इश्क है, उसे इश्क की नजर से देखना चाहिए। उसमें हिंदू मुसलमान ना आना चाहिए। महंगाई और मणिपुर और टमाटर, भाई सीमा जो है टमाटर खा गई, सीमा मणिपुर खा गई। पहुंच गई जमहूरियत ही आज किस मकाम पर कि रो रहा है संविधान देश के निजाम पर। उधर भी राम नाम का उठा रहे हैं फायदा, उधर भी राम नाम का उठा रहे हैं फायदा, इधर भी वोट मांगते हैं कुछ खुदा के नाम पर। नमस्कार, जीडी न्यूज से मैं अनुज प्रताप। सियासत में मियाँ आबाद हो जाने के बाद, मर गए किरदार जिंदाबाद हो जाने के बाद, हमारे साथ है सहारनपुर की वो शख्सियत जो सियासत में अपने तरकस से तीखे तीरों को शायराना अंदाज में चलाने का कार्य करते हैं। जी हाँ, आप ठीक समझे हैं, शायर बिलाल सहारनपुर जी आज हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है साहब। बिलाल जी, क्या आपको लगता है सहारनपुर की सियासत में मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसे किसी रहनुमा की तलाश कर पाई है जिसके जो उनके हितों की रक्षा कर सके और उनकी आवाज को, हकों की आवाज को बुलंद कर सके? देखिए साहब, आप बहुत इस सवाल को समेट रहे हैं। आप सहारनपुर की सियासत की बात कर रहे हैं। सहारनपुर नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर इस वक्त कोई मुखर आवाज नहीं है जो उठ करके एक दबदबे के साथ अपनी बात को कह सके, अपनी बात को मनवा सके। तो ये सहारनपुर नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर जो है वो कमी है रहनुमाओं की। और कोई बड़ा लीडर आज़ादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद कोई दूसरा मुस्लिम नेता अब तक 70 सालों में हमें नसीब नहीं हुआ। भविष्य में क्या आपको लगता है कुछ इस तरह का कोई नेतृत्व देने वाला नेता हमारे बीच से कोई उभर कर आएगा? बिल्कुल, अच्छी उम्मीद इंसान को रखनी चाहिए। और इस्लाम के अंदर जो है यह है कि आप बेहतर सोच रखो, तो हमारी भी सोच बेहतर है। कोई ज़रूर कोई रहनुमा आएगा जिस पर पूरी कौम यकीन करेगी, जो हालात को समझेगा, जिसकी बात को लोग मानेंगे। हम अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं, तो ये हमें उम्मीद है। हालांकि आप ये नामचीन शायर हैं, राजनीति पे, सियासत पे फोकस रखते हैं, आगामी लोकसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव मुझे लगता है, मेरी सोच ये है कि महंगाई के मुद्दे पर होगा। लोकसभा चुनाव जो है वो रोजगार के मुद्दे पर होगा। ये जो एक नफरत बढ़ गई है, खासतौर से हिंदू मुस्लिम की नफरत और आदिवासी की नफरत। आप देख रहे हैं मणिपुर के अंदर क्या हुआ, पंजाब के अंदर अलगाववाद की अलग एक लहर चल रही है। तो देश जो है हर जगह एक नफरत देश के अंदर है। तो मुझे लगता है कि अगला जो चुनाव होगा वो मोहब्बत का चुनाव होगा। लोग महंगाई को देखकर वोट करेंगे। लोग पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं, सिलेंडर की जो कीमतें, एक बार उन्हें देखेंगे तब वोट करेंगे। तो ये जो नफरत है ये खत्म होगी और मोहब्बत की चुनाव जीतेगी। बिलाल, सहारनपुर जी आपके नाम के साथ मुझे सहारनपुर जुड़ा आता है। अब सहारनपुर की हम बात करते हैं। सहारनपुर लोकसभा सीट पे बसपा से दो उम्मीदवार जो है दावेदारी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है सहारनपुर को जो हित है वो किसके हाथ में सुरक्षित मानते हैं आप? नहीं, बसपा से कौन दावेदारी कर रहे हैं? दो लोग दावेदारी कर रहे हैं, उनका नाम आप जानते भी हैं, एक मौजूदा है और एक अभी जो चुनाव लड़े हैं। मुझे लगता है कि बसपा में उसी का टिकट होगा, क्योंकि उनमें से एक साहब हैं जिनकी बात आप करें, उन्होंने खुद कहा कि पैसे इकट्ठे करने वाले को एक गिरोह है। तो ये तो गब्बर सिंह टैक्स है, जो गब्बर सिंह का टैक्स पूरा करेगा उसका टिकट होगा। अब मुझे नहीं लगता कि इमरान मसूद साहब उस टैक्स को पूरा कर पाए, क्योंकि जिस तरह की उनकी शैली है, जिस तरह के वो नेता हैं, इतने पैसे वो दे नहीं सकते। अगर देंगे तो भैया कहीं ना कहीं से लेकर के ही देंगे। तो वहां तो उसका टिकट होता है, इसकी अटैची भारी होती है। वो खुद इस बात को कहते थे। अब वो, और मुझे नहीं लगता कि वो बसपा में रुक पाएंगे। जिस तरह की बसपा की नीति है, जिस तरह वहां पैसों का लेन देन होता है, पिछले मेयर के चुनाव में भी जिस तरह पैसे की बंदरबाट हुई, जिस तरह पैसा पार्षद से लेकर के और मेयर तक लिया गया, चेयरमैनों से पैसा वसूल किया गया, तो मुझे नहीं लगता कि ये सियासत के लिए अच्छा है। हिंदुस्तान की राजनीति में अच्छी चीज नहीं है।
इस तरह जो मैदान पर संघर्ष करने वाले लोग हैं वो खत्म हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि मौजूदा सांसद आवाम की आवाज़ बन पाए हैं? ये बात तो मेरे से बेहतर आप जानते हैं। मौजूदा सांसद क्योंकि विपक्ष के सांसद थे, जो लोगों को उनसे उम्मीदें थी, मैंने अभी एक साहब से बात हो रही थी मेरी, तो मेरी मुलाकात उनसे हो गई, तो कहने लगे कि भाई देखो मेरी 3 साल की निधि तो उसी में चली गई, कोरोना ही खा गया, तो मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, तो मैं क्या करूं। तो वो क्या, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा, एक मायूसी है। और मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा सूरज, खुशहाली का सूरज, विकास का सूरज निकले और इस बार कुछ अच्छे हालात बने। केंद्र सरकार यूसीसी ला रहा है, आप कैसे देखते हैं? भाई साहब पहले आने दीजिए, अभी जब तक कोई चीज़ आई नहीं तो उसका क्या विरोध करें और क्या उसके पक्ष में जाएं। एक बार उसका ड्राफ्ट तैयार हो जाए, ड्राफ्ट हमारे सामने आ जाए, हम देखें कि उसके अंदर क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ तरह तरह की मान्यताएं हैं, अलग अलग सभ्यताएं हैं, आदिवासियों की अलग सभ्यता है, सिखों की अलग सभ्यता है, मुसलमानों की अलग सभ्यता है, जैन अलग मानते हैं, और ये हमारे संविधान में सबको अधिकार दिया गया है कि आप अपना जीवन यापन अपनी सभ्यता के अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार कर सकते हैं। तो ऐसे देश में यूसीसी बुलाना सिर्फ एक मुद्दा है, और ये मुझे लगता है कि यूसीसी आए ना आए, लेकिन 2024 के अंदर एक वोट बटोरने की एक बहुत बड़ी साजिश है। आपने कहा कि यूसीसी को आने तो दीजिए, लेकिन हमेशा जो चर्चा मुद्दे की होती है, तमाम जो चीज़ आ रही है उस पर चर्चा होती है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आने दीजिए, मैंने कहा अभी ड्राफ्ट आने दीजिए, मैंने कानून की बात नहीं की। जब ड्राफ्ट आ जाएगा तो हम देखेंगे कि उसके अंदर है क्या, वो ला क्या रहे हैं। जब तक ड्राफ्ट नहीं आया है ना, चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आया, भाई चोर आए तो कम से कम उसे देखे तो हम कि उसके यूसीसी में, कानून में है क्या, क्या हमारे खिलाफ है, क्या हमारे पक्ष में है। तो जब चीज सामने आएगी तभी उसका हम विरोध कर सकते हैं। गुलाल साहब, आप जो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, शायर हैं आप जो है, लेकिन जब अगर यूसीसी की बात करें, क्या यूसीसी जो है मुस्लिम वर्ग के लिए हितैषी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा तो क्यों नहीं हो पाएगा, थोड़ा उस पर बताएं। हालांकि आप बोले ड्राफ्ट आने, लेकिन जितने भी जानकारी, जितनी चर्चाएं सामने आ रही हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, ऐसा है, हमें संविधान इजाजत देता है अपने धर्म के अनुसार, और धर्म हमारा ये सिखाता है, इस्लाम हमें सिखाता है कि अपने मुल्क से मोहब्बत कीजिए, और मुल्क का जो संविधान है वो हमें सिखाता है कि अपने धर्म को मानिए। आप हिंदू है, आप हिंदू धर्म को मानिए, मैं मुसलमान हूं, इस्लाम धर्म को मानूंगा। तो अब उसमें अगर कोई चीज सामने आती है, जैसे भी इन्होंने कानून बनाया, 3 तलाक का कानून बनाया, लेकिन आज भी देखिए कोई इसमें फर्क नहीं पड़ा, तमाम मुसलमानों में हो रही है। आदमी अपनी आस्था को नहीं बदलता, आस्था उसकी वही रहेगी जो उसके दिल में है। तो जो इस्लाम ने कह दिया, आप देश में रह रहे हैं, मुल्क की मोहब्बत है, वो अपनी जगह मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन आप मुझसे कहने लगे कि उसमें शरीयत जो एक चीज हमारे यहाँ होती है, उसमें एक तरीका अलग, रहने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका, जायदाद किस तरह बटेगी, किस तरह निकाह होगा। अब मान लिया कि मैं मुसलमान हूं तो भैया मेरा निकाह होगा ना, आप हिंदू है तो आपको 7 फेरे लेने पड़ेंगे। अब मैं आपसे जो थोप दूं कि आपका निकाह होने लगे या मेरे 7 फेरे होने लगे, तो नाजायज है ना। तो अभी वो चीज आने दीजिए, क्या क्या उसमें ये लाते हैं, क्या चीज उसमें गलत है, क्या सही है। जब ड्राफ्ट आ जाएगा तब हम उस पर बेहतर बात कर सकते हैं। आप एक शायर है, संवेदनाओं को समझ सकते हैं। अभी हाल ही में जो मणिपुर की बंगाल की घटनाएं घटी है महिलाओं को लेके, उसको आप कैसे देखते हैं? उसके बारे में मतलब क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को अपने शब्दों में? देखिए, मणिपुर को, जब आप मणिपुर में जाएंगे, जब आपने बात की, मैं बताऊं, वहां 3 समुदाय हैं, एक मैतेई है, एक कुकी है, एक नागा है। तो उसके 90% भाग पर जो है वो कुकी रहते हैं, और मैतेई जो है वो रहते हैं सिर्फ 10% हिस्से पे, लेकिन उनकी आबादी 60% है। 40% कुकी समाज है जो पर्वतों में रहता है, पहाड़ों में रहता है, आदिवासी है, उन्हें एसटी का दर्जा है। पिछले चुनाव में वहां इस तरह का माहौल बनाया गया और ये कहा गया कि कुकी समाज जो है, क्योंकि वो ईसाई धर्म से है, उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया, जो कुकी समाज है, जिनकी महिलाएं भी थी, उनके बारे में ये फैलाया गया कि लोग बाहर से आए हुए लोग हैं, ये म्यांमार से आए। तो एक नफरत का माहौल पैदा किया गया, एक नफरत भरी गई जहनों में मैतेई के। अच्छा, मैतेई क्योंकि तादाद में 60% है, 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समाज के हैं। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं सिंह साहब, वो भी मैतेई समाज से आते हैं, जो पावरफुल मैतेई समाज है। तो उन्हें ये लगा कि यहाँ के सारी चीजों पर तो इनका कब्जा है, बाहर के लोग हैं कुकी। तो एक नफरत पैदा की गई और वो नफरत एक तरह से फूट गई, और जब फूटी तो ये तो एक वीडियो सामने आया है, वहां इतना बुरा हाल हुआ है, जो हमारे स्रोत से हमें पता लग रहा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि
वहां आप सोच नहीं सकते किस कदर वहां जुल्म ज्यादती कुकी समाज पर हुई है, आदिवासियों को। लेकिन ये एक दिन की नहीं है, वहां नफरत फैलाई गई, वहां सत्ता में आने के लिए नफरत फैलाई गई। जिस तरह से यहाँ हिंदू समाज के दिमाग में एक बात बैठाई गई कि जो कुछ भी यहाँ कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार मुसलमान है। अगर महंगाई हो रही है तो उसका जिम्मेदार मुसलमान, जनसंख्या बढ़ रही है तो उसका जिम्मेदार मुसलमान, अगर नोटबंदी हुई तो उसका जिम्मेदार मुसलमान, जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ मुसलमानों की वजह से हो रहा है। तो यहाँ एक दिमाग के अंदर ये बात, मतलब हमारे हिंदू भाइयों के दिमाग में बात बैठाई गई। तो ये नफरत कहीं भी हो ये बुरी है, और यही वहां कुछ हुआ। और मैं कह रहा हूं, मुझे तो ये हैरत होती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को उस वीडियो को देखने के बाद नींद कैसे आई होगी। साथ में बंगाल में भी इस तरह की घटना घटी। नहीं, बंगाल में हो घटना, उत्तर प्रदेश में घटना हो महिलाओं पर, लेकिन जो घटना मणिपुर के अंदर हुई है उस, और एक घटना नहीं हुई, वहां आज भी हजारों लोग कैंपों में रह रहे हैं, वो बड़ी घटना है। आप बंगाल की घटना को उससे नहीं मिला सकते। घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो रही हैं, रोज दलितों पर अत्याचार हो रहा है, रोज मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, रोज मॉब लिंचिंग हो रही है। लेकिन ये कहां से हुई? ये हो रही है एक जहन के अंदर एक फितूर पैदा कर दिया गया कि ये लोग बाहर के लोग हैं। तो जहां ये बात हुई, जहां बंटवारे की बात होगी, यहां हिंदुस्तान के अंदर 47 के अंदर बंटवारा हुआ, जो लोग यहां रह गए, जो चले गए, अब सब हिंदुस्तान के हैं। बिलाल सर, अगर मैं बात करूं सरहदें पार करके जो इश्क फरमाया जा रहा है, अंजू की घटना ले लीजिए, अभी वहां से सीमा हैदर आए, ये सब मीडिया ने बनाया है। अब एक बात बताइए ईमानदारी से, सीमा पहुंची सचिन के पास, अगर वो सचिन के बजाय अजहरुद्दीन के पास पहुंच जाती तो तब भी मीडिया का यही रोल होता। ये इश्क जो है ये जिहाद में बदल जाता। आज आप देख लीजिए मीडिया में, अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी के साथ चली जाती है, किसी हिंदू समाज के लड़के के साथ, तो तमाम मीडिया चलाता है, अखबारों में छपता है कि साहब इश्क हो गया, मोहब्बत होगी। लेकिन जब कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम के साथ जाती है तो कहते हैं कि लव जिहाद हो गया। जबकि मैं कहता हूं, चाहे जोधाबाई का मामला रहा हो और चाहे आपका और मामले रहे हों, ये पहले से होता आया है। इश्क इश्क है, उसे इश्क की नजर से देखना चाहिए, उसमें हिंदू मुसलमान ना आना चाहिए। लेकिन जिस तरह से चैनल्स ने मणिपुर को दबाने के लिए इसे सीमा वाले मामले को उठाया है, वो सिर्फ महंगाई और मणिपुर और टमाटर, भाई सीमा जो है टमाटर खा गई, सीमा मणिपुर खा गई, सीमा जो है वो सेब खा गई, तमाम यहां की जितनी चीजें थी वो सब सीमा का मुद्दा खा गया। तो मैं इसलिए कहता हूं कि मीडिया मुद्दे बनाती है। बिलाल साहब, आप बड़ी बात कह रहे हो, पिछले मुद्दों को दबाने के लिए, सरकार की नाकामयाबी को दबाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आप इस तरह की बात कर रहे हो, क्या ये सच है? अरे भाई, पूरा मीडिया जो नेशनल मीडिया है वो किसके हाथों में खेल रहा है आपको मालूम है। ये तो आप जैसे पत्रकार हैं, जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, जो कुछ सच्ची बातें, सच्ची घटनाएं दिखा भी देते हैं। और आप देखिए मणिपुर के अंदर जिस आदमी ने वो वीडियो वायरल किया उसे जेल भेज दिया। कातिल बाहर घूमेंगे और जिसने वीडियो वायरल किया, जिसने उसे उठाया मुद्दे को, उस अत्याचार की खबर पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाई, उसे आपने जेल में वो कर दिया। कितने पत्रकार आज भी जेल में हैं। एक बार आप योगी जी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ बोल तो दीजिए। ये इमरजेंसी से भी बुरा अघोषित इमरजेंसी है आज देश के अंदर। आप सच नहीं बोल सकते। जिन लोगों ने सच बोला, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो संदीप चौधरी हो, चाहे वो और लोग हों, अजीत अंजुम हो, कौन से चैनल में जो सरकार के खिलाफ बोलने वाला एक आदमी भी किसी चैनल में हो तो बता दीजिए। सब बाहर है, सरकार तय करती है क्या बोलना है, क्या नहीं है, क्या मुद्दे चलाने हैं। आप ये बताइए, महंगाई पर बहस नहीं होगी, रोज हिंदू मुस्लिम पर बहस होगी। आप रोजगार पर बहस नहीं होगी, रोज जो है पाकिस्तान पर, कश्मीर पर बहस होगी। तो जिन मुद्दों का हमें कोई फायदा ही नहीं है उन पर बहस हो रही है। पूरा जो नेशनल मीडिया है उसमें, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर मीडिया जो है गोदी मीडिया हो चुका है। बिलाल साहब, आप एक बात बताइए, आज की सियासत को कैसे देखते हैं और मसलन किस तरह का चश्मा पहनाने का काम जनता को किया जा रहा है? देखिए, जमहूरियत जो है, आजकल हालात ये हैं कि पहुंच गई जमहूरियत या आज किस मकाम पर पहुंच गई जमहूरियत या आज किस मकाम पर कि रो रहा है संविधान देश के निजाम पर। पहुंच गई जमहूरियत या आज किस मकाम पर कि रो रहा है संविधान देश के निजाम पर। उधर भी राम नाम का उठा रहे हैं फायदा, उधर भी राम नाम का उठा रहे हैं फायदा, इधर भी वोट मांगते हैं कुछ खुदा के नाम पर। तो एक तरफ राम को लाना चुनाव में, अल्लाह को चुनाव में लाना, अली को चुनाव में लाना, बजरंग बली को चुनाव में लाना, तो ये सिर्फ ये अच्छी जमहूरियत की के संकेत नहीं है। इंडिया गठबंधन वजूद में आया है, उधर रजक भी है, अभी सक्रिय होने का कार्य, तमाम वैकेंसी खुली हुई है, कैसे देखते हैं?
देखिए, इंडिया जो आया है उसमें भी कुछ लोग और भी आएंगे, और अगर उनके मुद्दे अच्छे रहे तो मुझे लगता है कि बदलाव हो भी सकता है। लेकिन विपक्ष को मजबूत होकर लड़ना पड़ेगा, और विपक्ष उनकी पिच पर जाकर ना खेले। वो कितना भी हिंदू मुस्लिम करें, आप सिर्फ विकास की बात कर दीजिए, आप खुशहाली की बात कीजिए, आप रोजगार की बात कीजिए, आप महंगाई की बात कीजिए। अगर इन मुद्दों पर चुनाव होगा तो बीजेपी कभी जिंदगी में चुनाव नहीं जीत सकती। लेकिन अगर चुनाव हिंदू मुस्लिम पर होगा, चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पर होगा, चुनाव काशी पर होगा, चुनाव मथुरा पर होगा, चुनाव नफरत पर होगा, तो फिर उन्हें आने से कोई दोबारा फिर नहीं रोक सकता। बिलाल साहब, आप जो अखिलेशवादी व्यक्ति हैं, तो इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आप जो अखिलेश से क्या उम्मीद रखते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं अखिलेशवादी क्या, मैं समाजवाद की विचारधारा में विश्वास रखता हूं। और समाजवाद की विचारधारा बड़ी विचारधारा है। ये वो विचारधारा है जो ये तय करती है कि आखिरी पंक्ति का जो व्यक्ति है उस तक भी उजाला पहुंचे, उसके घर में भी रोजगार हो, उसके घर में भी खुशहाली आए, वो भी विकास में आकर सम्मिलित हो। तो ये समाजवाद की विचारधारा है, और अखिलेश जी उस विचारधारा को लेकर के आगे उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ रहे हैं, देश में उसे आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। तो जिस तरह से गठबंधन हो रहा है, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, विपक्ष अच्छा प्रदर्शन करेगा इस बार। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री दे सकता है इस चुनाव में? बिल्कुल, क्यों नहीं दे सकता। एक मजबूत प्रधानमंत्री दे सकता है। एक पूरी फौज है भाई, राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव है, नीतीश कुमार है, एक लंबी फौज है इनके पास। उधर तो कोई है भी नहीं, मोदी जी फेल हो चुके, तो उधर तो कोई है भी नहीं, दूसरा आदमी भी उधर तो कोई नहीं। बिल्कुल बढ़िया प्रधानमंत्री देंगे इधर से। क्या ख्वाब थे दौरे गुलामी में बिलाल, किस तरफ चल दिए आजाद होने के बाद? ये थे शायर बिलाल सहारनपुरी। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।